आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की सुर्खियों पर एक नजर। और अब पेश है खबरों की तफसील। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग में फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच झड़प में एक मिलिटेंट हलाक हुआ है। पुलिस का कहना है कि बिजबेहरा के कलां इलाके में गुज़श्ता रात 9 बजे के करीब मिलिटेंटों की मौजूदगी की एक मुसद्दिका इतला मिलने पर फौज, सीआरपीएफ और एसओजी ने इलाके का मुहासरा किया और आज अल सुबह जो ये ऑपरेशन दोबारा शुरू किया तो इलाके में मौजूद मिलिटेंटों ने फोर्सेस की तलाशी पार्टी पर गोलियां चलाई, जिसके बाद फोर्सेस ने भी गोलियों का इस्तेमाल किया। फोर्सेज और मिलिटेंटों के बीच कुछ देर तक गोलियों का तबादला जारी रहने के बाद फोर्सेज ने एक मकामी मिलिटेंट को हलाक किया है। हलाक हुए मिलिटेंट की शिनाख्त काड़ीपुरा अनंतनाग के रहने वाले फहीन बट के बतौर हुई है। उधर आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने बयान में कहा है कि हलाक हुए मिलिटेंट बिजबेहरा में एएसआई मोहम्मद अशरफ के कत्ल में मुलविस था। याद रहे कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जनूबी कश्मीर के 3 अलग अलग मकामात पर झड़पें हुई हैं, जिस दौरान 5 मिलिटेंटों को हलाक किया गया है। गुज़श्ता सुबह शुपा इलाके में एक एनकाउंटर हुआ है, जहां पर 2 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। उसके बाद ही बाद दोपहर हरदमीर त्राल में भी झड़प में 2 मिलिटेंट हलाक हुए हैं और रात देर गए अनंतनाग के बिजबेहरा इलाके में भी ऑपरेशन शुरू किया गया और आज सुबह इख्तिताम पजीर हुआ, जिस दौरान 1 मिलिटेंट हलाक हुआ है। लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने जम्मू कश्मीर में सरकारी महकमों के केसों की पैरवी करने के लिए श्रीनगर और जम्मू अजला में कायम मातहत अदालतों के लिए 51 वकला स्टैंडिंग काउंसिलों को 1 साल की मुद्दत के लिए तैनात किया है। महकमे कानून, इंसाफ और पार्लिमानी अमूर के सेक्रेटरी की जानिब से जारी आर्डर में कहा गया है कि महकमों, कारपोरेशनों, नीम खुदमुख्तार इदारों के मुकदमात का दिफा करने के लिए वकला की स्टैंडिंग काउंसिलों के तौर पर तैनाती को मंजूरी दी गई है। हुक्मनामे में कहा गया है कि वकला की तैनाती 1 साल की मुद्दत के लिए होगी, ताकि किसी भी सरकारी एहलकार के साथ किसी गैर इखलाकी अमल, बदनज़मी या महकमे के अदम इत्मीनान की सूरत में मज़कूरा वकील को बगैर किसी नोटिस के फौरी तौर पर बरतरफ किया जा सकता है। उन वकला को माहाना 8,000 रुपये का मुशारा दिया जाएगा, जबकि अखराजात के तौर पर हर जवाब और तहरीरी बयान को दाखिल करने के लिए मुतल्लिका महकमे के जरिए 1,000 रुपये फराहम किया जाएगा। मरकज के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर की इंतजामिया के पास तमाम मुलाजमीन का डेटा अपडेट नहीं है। बुनियादी तौर पर बार बार हिदायत के बावजूद सेंटर लाइट पर्सनल इंफॉर्मेशन सिस्टम पर मालूमात फराहम करने में महकमों की सुस्त रवि की वजह से ये अमल मुकम्मल नहीं हो सका, जिसके सबब हुकूमत को मुलाजिम दोस्त इस्लाहात लाने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। सेंट्रल पर्सनल इंफॉर्मेशन सिस्टम का दायराकार मुलाजमीन के प्रोफाइल्स और साथी दफातर को तैयार करना अमल का मकसद है, जबकि उनकी तरक्की, तबादले या रिटायरमेंट होने के लिए इस अमल को मुकम्मल किया जाना था। ताहम बावजूद इसके कोई अमल नहीं हो सका। उसका मकसद तमाम मुलाजमीन को मुस्तकबिल के हवाले जात के
लिए एक मुनफरिद मुलाजिम शनाख्ती नंबर तफवीज करना भी है ताकि उन्हें नौकरी के दौरान और बाद में मुश्किलात से नजात मिले। इस अमल के मुताबिक तमाम इंतजामी सेक्रेटरियों और महकमे के सरबराहान को हिदायत की गई है कि वो अपने महकमों में काम करने वाले तमाम अफसरान एहलकारों के डेटा को 30 नवंबर तक या इससे पहले अपडेट कर लें। 2021 में इस सिलसिले में एक्शन टेकन रिपोर्ट जीएडी के साथ शेयर की गई है। तमाम महकमों की तरफ से कोई पेशरफ्त नहीं हुई, जिसके नतीजे में 2 दिसंबर 2021 को जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने दोबारा सर्कुलर जारी करने और 15 दिसंबर तक टाइम फ्रेम में तोसी के बावजूद इस साल के आखिरी लम्हात में भी 40% सरकारी मुलाजमीन मुख्तलिफ महकमों में बगैर वेरिफिकेशन के खदमात अंजाम दे रहे हैं। महकमे मौसमियात का कहना है कि आज शाम से वादी के मौसम में एक बार फिर तब्दीली आएगी, जिसके बाद 28 दिसंबर तक वादी के कई इलाकों में हल्की और दरमियाना दर्जे की बर्फबारी और बारिशों का इम्कान है। महकमे मौसमियात के डायरेक्टर सोनम लोटस ने कहा है कि पेशगोई के मुताबिक 24 दिसंबर की शाम तक वादी में कहीं कहीं हल्की 28 दिसंबर की शाम तक वादी में कहीं कहीं हल्की बर्फबारी, जबकि लेह श्रीनगर शहरा में 8 इंच और लद्दाख के दीगर इलाकों में हल्की बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। उन्होंने कहा है कि पहले से जारी एडवाइजरी के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 26 दिसंबर को मगरबी हवाएं फिर से दाखिल होंगी, जिसका असर मैदानी इलाकों में कम लेकिन बालाई इलाकों में ज्यादा रहेगा। उन्होंने कहा कि 24 की यानी कि आज शाम से 28 दिसंबर की दोपहर तक मौसम खराब रहेगा और इस दौरान वादी के मैदानी इलाकों में 1 इंच, बालाई इलाकों में दरमियाना दर्जे से 5 से 6 इंच बर्फबारी होगी और जोजिला के अलावा लद्दाख के दीगर इलाकों में भी दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हो सकती है। उन्होंने कहा कि 27 दिसंबर को वादी के बालाई इलाकों में 1 फुट तक बर्फ गिर सकती है। उनका मजीद कहना था कि मौसम की पेशगोई के इम्कानात 60% हैं और दिसंबर के आखिर तक किसी बड़ी बर्फबारी का कोई इम्कान नहीं है। इस बीच जम्मू कश्मीर के कुछ एक इलाकों में मतला अबरालूद रहने के सबब दर्ज हरारत में बेहतरी आई है, वहीं कुछ इलाकों में तनजुली देखने को मिली है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि श्रीनगर में गुज़िश्ता रात दर्ज हरारत 1.7 डिग्री, गुलमर्ग में -5.1 और पहलगाम में -5.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं लेह में -10.2, करगिल में 6.4 और द्रास में -13.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मुल्क में 15 से 20 साल तक की उम्र के अफराद की टीकाकारी 3 जनवरी 2022 से शुरू की जा रही है। इसके अलावा जनवरी के महीने में ही तिबी एहलकारों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और मुअम्मर अफराद के लिए कोरोना की एहतियाती खुराक फराम किए जाने का भी ऐलान किया गया है। गुज़िश्ता रात वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यह फैसला कोरोना के खिलाफ मुल्क की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही, साथ ही स्कूलों में जा रहे बच्चों और उनके वालिदैन की तशवीश को भी कम करेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि तिबी एहलकारों का मुल्क को महफूज रखने में अहम किरदार है। वो कोरोना मरीजों की खदमात में काफी वक्त गुजारते हैं, लिहाजा हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को 10 जनवरी 2022 से वैक्सीन की एहतियाती खुराक फराम की जाएगी। इसके अलावा पहले से ही किसी बीमारी में मुब्तला 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को भी उनके डॉक्टरों की सलाह पर वैक्सीन की एहतियाती खुराक 10 जनवरी 2022 से ही शुरू की जाएगी। आज देश में 3000 से ज्यादा पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स काम कर रहे हैं। 4 लाख ऑक्सीजन सिलेंडर्स देश भर में दिए गए हैं। राज्यों को जरूरी दवाओं की बफर डोज तैयार करने में सहायता की जा रही है। उन्हें पर्याप्त टेस्टिंग किट्स भी मुहैया कराई जा रही है। हमारे देश में जल्दी ही नेजल वैक्सीन और दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन भी शुरू होगी। साथियों, कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई शुरू से ही वैज्ञानिक सिद्धांतों, वैज्ञानिक परामर्श और वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित रही है। साथियों, 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं,
अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। ये फैसला कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही, स्कूल कॉलेजों में जा रहे हमारे बच्चों की और उनके माता पिता की चिंता भी कम करेगा। साथियों, हम सबका अनुभव है कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं, हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, इस लड़ाई में देश को सुरक्षित रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो आज भी कोरोना के मरीजों की सेवा में अपना बहुत समय बिताते हैं। इसलिए प्रिकॉशन की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। इसकी शुरुआत 2022 में 10 जनवरी सोमवार के दिन से की जाएगी। साथियों, कोरोना वैक्सीन का अब तक का ये भी अनुभव है कि जो अधिक आयु वाले हैं और पहले से ही किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, उन्हें प्रिकॉशन लेना सलाह योग्य है। इसको ध्यान में रखते हुए 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। मुल्क में तिबी एहलकारों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को कोरोना वैक्सीन की इजाफी एहतियाती खुराक फराम करने पर कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा है कि हुकूमत ने उनकी सलाह मान ली है और ये एक सही कदम है। ख्याल रहे कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि तिबी एहलकारों और फ्रंटलाइन वर्कर्स के अलावा 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को बूस्टर डोज फराम करने का सिलसिला 10 जनवरी 2022 से शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों की 3 जनवरी से टीकाकारी शुरू करने का भी ऐलान किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अपने रेडियो प्रोग्राम मन की बात के जरिए कौम से खिताब किया है। ये मन की बात प्रोग्राम का 84वां एडिशन था। उन्होंने मुल्क में कोरोना वायरस और ओमिक्रॉन के हवाले से आवाम से एहतियात बरतने की अपील की है। प्रोग्राम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि वैक्सीनेशन में मुल्क ने बड़ा हदफ हासिल किया है। भारत के और मानवता के उज्जवल भविष्य के लिए एक तरह से गारंटी देता है। साथियों, ये जनशक्ति की ही ताकत है, सबका प्रयास है कि भारत 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी से लड़ सका। हम हर मुश्किल समय में एक दूसरे के साथ एक परिवार की तरह खड़े रहे। अपने मोहल्ले या शहर में किसी की मदद करना हो, जिससे जो बना उससे ज्यादा करने की कोशिश की। आज विश्व में वैक्सीनेशन के जो आंकड़े हैं, उनकी तुलना भारत से करें तो लगता है कि देश ने कितना अभूतपूर्व काम किया है, कितना बड़ा लक्ष्य हासिल किया है। वैक्सीन की 140 करोड़ डोज के पड़ाव को पार करना प्रत्येक भारतवासी की अपनी उपलब्धि है। ये प्रत्येक भारतीय का व्यवस्था पर भरोसा दिखाता है, विज्ञान पर भरोसा दिखाता है, वैज्ञानिकों पर भरोसा दिखाता है और समाज के प्रति अपने दायित्वों को निभा रहे हम भारतीयों की इच्छा शक्ति का प्रमाण भी है। लेकिन साथियों, हमें ये भी ध्यान रखना है कि कोरोना का एक नया वेरिएंट दस्तक दे चुका है। पिछले 2 वर्षों का हमारा अनुभव है कि इस वैश्विक महामारी को परास्त करने के लिए एक नागरिक के तौर पर हमारा खुद का प्रयास बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो नया ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है,
उसका अध्ययन हमारे वैज्ञानिक लगातार कर रहे हैं। हर रोज नया डेटा उन्हें मिल रहा है, उनके सुझावों पर काम हो रहा है। ऐसे में स्वयं की सजगता, स्वयं का अनुशासन कोरोना के इस वेरिएंट के खिलाफ देश की बहुत बड़ी शक्ति है। हमारी सामूहिक शक्ति ही कोरोना को परास्त करेगी। इसी दायित्व बोध के साथ हमें 2022 में प्रवेश करना है। मेरे प्यारे देशवासियों, महाभारत के युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, नभः स्पुरुषम दीप्तम, यानी गर्व के साथ आकाश को छूना। ये भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य भी है। मां भारती की सेवा में लगे अनेक जीवन आकाश की इन बुलंदियों को रोज गर्व से छूते हैं, हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। ऐसा ही एक जीवन रहा ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का। वरुण सिंह उस हेलीकॉप्टर को उड़ा रहे थे जो इस महीने तमिलनाडु में हादसे का शिकार हो गया। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस में लगातार इजाफा दर्ज किया जा रहा है। मरकजी वजारत सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में ओमिक्रॉन के मामलों की मजमूई तादाद 422 हो गई है। महाराष्ट्र और दिल्ली में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 108 और 79 मामलों की तस्दीक की गई है। दरियास्ता ओमिक्रॉन के 422 मरीजों में से 130 मरीज शिफायाबी हो चुके हैं। उधर मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस में भी इजाफा हो रहा है। मरकजी वजारत सेहत की जानिब से गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान एदाद शुमार जारी किए गए हैं, उसमें मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 6,987 नए मामलों की तस्दीक की गई है। इस दौरान 7,091 मरीज शिफायाबी हो चुके हैं, जबकि 162 अफराद की जान चली गई है। ओमिक्रॉन के खदशात के पस मंजर में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़श्ता रोज कौम से खिताब के दौरान 3 बड़े ऐलानात किए हैं, जिनमें से 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना की जरूरी वैक्सीनेशन लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स और 60 साल से ज्यादा उम्र के बीमार लोगों को बूस्टर डोजेज देने का भी ऐलान किया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ पर तंज करते हुए कहा कि वज़ीर आला योगी जगहों के नाम बदलने की बुखार में मुब्तला हो चुके हैं। उन्होंने कहा है कि अगर वज़ीर आला योगी से सवाल किया जाए तो वो कहेंगे कि जिला के नाम की वजह से बुखार आया है, वो जगहों के नाम बदलने के बुखार में मुब्तला है। फिरोजाबाद में अगस्त सितंबर में बुखार आया तो मीडिया ने लिखा कि 45 से लेकर 200 के दरमियान में मासूम बच्चों की मौत हो गई। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार बीजेपी की सरकार है। आप बताइए कि टाइफाइड हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, क्या क्या हो जाता है। पेड़ के नीचे बच्चों को लिटाकर वहां पर उनको ड्रिप दिया जा रहा था। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। अब आप जाकर अगर बाबा से कहेंगे, मुख्यमंत्री से, कि अगस्त सितंबर में 45 और 200 के दरमियान में बच्चों की मौत हुई, तो बाबा बोलेंगे नाम फिरोजाबाद है इसलिए बुखार आ गया। बाबा के दिमाग पर ये नाम को हटाने का बुखार है। मुख्यमंत्री के दिमाग में ये नहीं आता कि बच्चे क्यों मर रहे हैं। बच्चे इसलिए मर रहे हैं क्योंकि बीजेपी की सरकार ने फिरोजाबाद में सिर्फ 17 पब्लिक हेल्थ सेंटर्स कायम किए। डॉक्टर का इंतजाम नहीं है, दवाएं नहीं है, कुछ नहीं है, मगर बाबा कहेंगे कि नाम बदल दो फिरोजाबाद का, बुखार नहीं आएगा, बच्चे नहीं मरेंगे। नाम बदलने से कुछ नहीं होता, काम करना पड़ेगा। मगर जहां कहीं भी नाम फिरोजाबाद होगा, नाम बदल दो, नहीं सुने ठोक दो, नहीं सुने जेल में डाल दो। ये इनकी पॉलिसी रही है। फिरोजाबाद मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र तोमर के जरिए कवानीन को वापस लाने वाले बयान पर किसानों ने बरहमी का इजहार किया और इंतबाह देते हुए कहा है कि वो दिल्ली से वापस जरूर आए हैं, लेकिन उन्हें वापस लौटने में ज्यादा देर नहीं लगेगी।
नरेंद्र तोमर ने महाराष्ट्र में मुनक्कदा एक तकरीब से कहा था कि मुल्क की आजादी के बाद एक बड़ा फैसला लिया गया था और हम सिर्फ एक कदम पीछे हटे हैं, हुकूमत दोबारा आगे बढ़ेगी। वजीर ज़राअत तोमर ने नागपुर महाराष्ट्र में कहा है कि मुल्क की आजादी के बाद किसानों को ज्यादा मुनाफा फराहम करने के मकसद से ज़रूरी कवानीन लाए गए थे। ये एक बेहतर इस्लाह थी, हम एक कदम पीछे हटे हैं, हुकूमत आगे बढ़ेगी। ज़राअत में तब्दीली की जरूरत है, इस पर किसान लीडर जगतार सिंह ने कहा है कि दिल्ली से चले आए हैं लेकिन हमें वापस लौटने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। उन्होंने कहा कि अगर किसान लीडर आवाज देंगे तो दिल्ली हो या महाराष्ट्र, लाखों किसान दोबारा वहां पहुंच जाएंगे। हम इन कवानीन को नाफिज नहीं होने देंगे जो किसानों के मफाद में नहीं है। ईरान ने कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन के तेजी से बढ़ते हुए केसेस की वजह से पड़ोसी ममालिक के साथ अपनी सरहदें बंद कर दी है। ईरानी कस्टम्स के तर्जुमान रुहुल्ला लुत्फी ने कहा है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए कौमी सदर दफ्तर के फैसले के मुताबिक गैर मुल्की शहरियों का ईरान में दाखिला 15 दिनों के लिए ममनू है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि उन ममालिक में तुर्की, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया और इराक शामिल है। तर्जुमान ने कहा है कि सिर्फ उन लोगों को ईरान में दाखिले की इजाजत होगी जिनके पास स्टूडेंट, मेडिकल और वर्किंग वीजा है और रिहायशी इजाजत नामे होंगे। ईरान में 19 दिसंबर को ओमिक्रॉन स्ट्रेन का पहला केस सामने आया था। नाजरीन, इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुछे को इजाजत दीजिए। अल्लाह।